नमस्कार, मैं संजय सनम। रंगीली होली की रंगीली शुभकामनाएं आपको समर्पित कर रहा हूँ। कैसी रही होली? बहुत मस्त रही होगी। बहुत उत्साह और उमंग के साथ आपने होली खेली होगी। मेरे कुछ दोस्त जिस अंदाज के साथ सोच करके उतरे होंगे उस निशाने तक पहुंचे होंगे, और कुछ दोस्त शायद उस रूप में होली नहीं खेल पाए होंगे जिस रूप में वो खेलना चाहते थे। कुछ लोगों को करार, कुछ लोगों को मलाल रहता है। और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें मन की शरारतों को भी थोड़ा इंतजार रहता है, लेकिन शरारतें अगर हद से पार हो जाती है तब वो अखरती है, और हद के अंदर शरारत भी बड़ी अच्छी लगती है। खैर, होली पर मैं कहना चाहता था, लेकिन होली जब आप खेल चुके हैं तब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या होली वही होली है जो आप परसों से खेलते रहे, जो आप बचपन में खेलते आए हैं? ये होली में कुछ बदलाव आया है? जुड़ूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। ये अलग बात है कि मुझे 2 दिन पहले होली पर अपनी बात आपको कहनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति का तवा इतना गर्म था कि कविता की रेत हाथ से फिसल गई और मैं राजनीति पर अपनी बात कहता गया। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आप सबके लिए दुआ, एक शुभकामना, एक मंगल कामना, वो जो भाव है मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि मैं चहकता महकता चमन मांगता हूँ। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को समर्पित है ये मेरी पंक्तियां। कि मैं चहकता महकता चमन मांगता हूँ, मैं चांद सितारों से सजा गगन मांगता हूँ। मैं चांद सितारों से सजा गगन मांगता हूँ कि नफरतों की हवाओं से महफूज रहो तुम। ये दुआ है आपके लिए, ये मंगल कामना है मेरे दिल की आपके लिए, कि नफरतों की हवाओं से महफूज रहो तुम। मैं तुम्हारे लिए मोहब्बतें अमन मांगता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मोहब्बतें अमन मांगता हूँ। मोहब्बत एक ऐसा शब्द है दोस्त, जो हर त्योहार के लिए जरूरी है, और जिस पर्व में अगर कहीं मोहब्बत की बात नहीं है या दिल में वो भाव नहीं है, इसका मतलब हम वो पर्व नहीं मना रहे हैं। हम एक औपचारिकता की रस्म अदा कर रहे हैं। बिना मोहब्बत के कोई त्योहार पूरा नहीं होता। मोहब्बत पर मैं बात कहूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल कि होली के बारे में जो हम बचपन से देखते सुनते आए हैं, क्या वो मिल रहा है अभी आपको? तब मैं कहना चाहता हूं कि होली में वो धमाल कहाँ है? होली में वो धमाल कहाँ है? और रंगों का वो सैलाब कहाँ है? अरे चेहरों को जो खिलखिला दे, दिखता नहीं वो प्यार कहाँ है? कि चेहरों को जो खिलखिला दे, दिखता नहीं वो प्यार कहाँ है? कि दर्द गम को धोने वाला, कि दर्द गम को धोने वाला खुशियों का पैगाम कहाँ है? और बैर विरोध जो मिटा सके, प्यार का वो पैगाम कहाँ है? कि दर्द गम को धोने वाला खुशियों का अंदाज कहाँ है? और बैर विरोध जो मिटा सके, प्यार का पैगाम कहाँ है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि होली में कई बार बदला लिया जाता है। खेल खेल में जो खेल हमें प्यार का संदेश देता है, उस खेल में, चूंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें काफी हद तक शरारतें अलाउ है, और इसमें लोग मन की भड़ास, मन के बदले का भाव इस त्योहार की आड़ में निकाल लेते हैं, तब
ये सवाल आता है कि दर्द गम को धोने वाला खुशियों का अंदाज कहाँ है, और बैर विरोध जो मिटा सके प्यार का पैगाम कहाँ है। कि आते हैं 30 त्योहार मगर उल्लास का वो हार कहाँ है। आते हैं 30 त्योहार मगर उल्लास का वो हार कहाँ है। अरे पिटे हुए से चेहरे दिखते मेकअप का चांस कहाँ है। पिटे हुए से चेहरे दिखते मेकअप का चांस कहाँ है। कि बहलाने वालों से कह देना, कि बहलाने वालों से कह देना कि अब उसका विश्वास कहाँ है। और आदमी की इस भीड़ में आदमियत का एहसास कहाँ है। और आदमी की इस भीड़ में आदमियत का एहसास कहाँ है। ये हवाएं पता बता दो रहता मेरा यार कहाँ है। और ढूंढ रहा हूँ गली गली अब उसका मकान कहाँ है। होली अगर देवर भाभी का जिक्र ना हो तो फिर होली अधूरी रहती है। और उस पे 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ कि लाल गुलाबी करने वाली, कि लाल गुलाबी करने वाली प्यार की गुलाल कहाँ है। कि लाल गुलाबी करने वाली प्यार की गुलाल कहाँ है। और भाभी की चुन्नट को तर कर दे देवर को वो चांस कहाँ है। कि भाभी की चुन्नट को तर कर दे देवर को वो चांस कहाँ है। कि गाल गलैया गीतों भरा, गाल गलैया गीतों भरा फागुनी उपहार कहाँ है। और झूठी हंसी दिखाने वालों मन में मधुमास कहाँ है। झूठी हंसी दिखाने वालों मन में मधुमास कहाँ है। बेशक हम होली मनाते हैं हंसते नाचते गाते झूमते झुमाते रंग लगाते रंग लगवाते प्यार की बातें करते, लेकिन सवाल फिर भी कुछ खड़े रहते हैं। सवाल इसलिए खड़े रहते हैं कि कुछ बातें जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है, और कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी वो पीछे छूट जाती है, वो नहीं हो पाती। इसलिए कहीं ना कहीं त्योहार अपनी उस संपूर्णता को प्राप्त नहीं करते जो करना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था कि मैं जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में कुछ चुनावी व्यंग्य आप तक दूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हार गए हैं उन पर तंज कसना जायज नहीं लगता, ये उचित नहीं लगता। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहूंगा कि देखिए मायावती जी ने हार के बाद हार का ठीकरा ईवीएम की मशीनों पर फोड़ा है कि मशीनें खराब थी और मशीनों की सेटिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि उसमें आप किसी भी पार्टी का बटन दबाओ वो दबता बीजेपी का ही था, यानी कमल ही दबता था। लेकिन मायावती जी ने यह नहीं बताया कि ये पंजाब में सेटिंग क्यों नहीं हुई, ये गोवा में क्यों नहीं हुई, ये मणिपुर में क्यों नहीं हुई, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही क्यों हुई। अब इस बुद्धि पर कविता की कोई बात कहनी कविता का अपमान करना है। क्यों कहें ऐसी सोच वाले पर। मैं कहता हूं लाख अच्छे हैं अखिलेश और मुलायम से। क्यों अच्छे हैं मैं आपको बता रहा हूं। अगर वे चाहते तो चुनाव आयोग पर वे ठीकरा फोड़ सकते थे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास उनकी साइकिल जमा हो गई थी, बाप की भी और बेटे की भी। और चुनाव आयोग के पास था कि वो साइकिल किसको देगा, इसका मतलब साइकिल चुनाव आयोग के पास थी। अगर अखिलेश यादव चाहते तो वो कह सकते थे कि चुनाव आयोग ने उनकी साइकिल को बदल कर दे दी, पंचर साइकिल उनको दे दी, और इसलिए वो साइकिल नहीं चली। लेकिन अखिलेश यादव ने ये शराफत रखी, उन्होंने ये बात नहीं कही। भाई थोड़ी तो शालीनता होनी चाहिए ना, थोड़ा तो सोचना चाहिए।
लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों कि जब हार इतनी मिट्टी पलीत कर देती है और जब ऐसा लगता है ना कि अब आपका अस्तित्व खतरे में है, तो फिर दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। और जब दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, तब जैसे मायावती बोलती है वैसे बयान आते हैं। मैंने आपको कहा कि हारे हुए हैं मैं तंज नहीं कसूंगा, और जो जीते हुए हैं उन पर तंज इसलिए नहीं कसा जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कल का भाषण सुनने के बाद किसी भी प्रकार का तंज कसने का मन करता ही नहीं। आपके मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। मैंने कल अपने एक वीडियो में बात कही थी कि इस भाषण का असर ऐसा होगा कि विरोधी भी कायल हो जाएंगे, और इसका असर मैंने अपने फेसबुक क्षेत्र के गलियारे में देखा। मेरी एक महिला मित्र जो आप पार्टी से संबंध रखती है, बहुत अच्छी विचारक है। देखिए, समर्थन अलग अलग पार्टी को लोग कर सकते हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल पर्सन का, एक बौद्धिक व्यक्ति का यह धर्म बनता है कि वो वस्तु स्थिति को जांचे, नापे और उसके बाद अपनी बात कहे। तो मेरी वो आप पार्टी की महिला मित्र, आज उनकी एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने केजरीवाल जी को संबोधित करते हुए लिखा कि विमुद्रीकरण पर, नोटबंदी पर ममता बनर्जी का साथ देना, ममता बनर्जी की हां में हां कहना, उनका साथ देना, केजरीवाल जी आपकी गलती थी। और उन्होंने यहां तक लिखा कि अब आप मायावती जी की ईवीएम मशीनों के बयानों पर साथ देने की कोशिश मत कीजिएगा। उन्होंने यह भी लिखा, जेएनयू में देश विरोधी जो नारे लगाने वाले लोग हैं, उनका किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और आगे चलकर उन्होंने लिखा कि मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये होती है शब्द क्रांति, ये होता है विचारों का प्रवाह और विचारों का प्रभाव। मेरी वो दोस्त मोदी जी के निश्चित रूप से कल के भाषण से उनकी मुरीद हुई है, क्योंकि इससे पहले मैंने उनका इस तरह का वक्तव्य कभी नहीं देखा, और मैं उनके, मेरी उस दोस्त के बयान का मुरीद हुआ हूं। ये माहौल का फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। उसका जवाब मैंने उनकी पोस्ट पर कमेंट देख के दिया है कि हर राजनीतिक दल के कैडर को, हर राजनीतिक दल के नेता का सम्मान करना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो आपका विरोधी हो, प्रतिस्पर्धी हो, आप उसका स्वागत कीजिए। इससे आपका कद छोटा नहीं होता, आपका कद जनता की नजरों में बड़ा हो जाता है। मेरी उस दोस्त ने जो बात कही है, उसके उस पोस्ट के बाद कुछ कमेंट आए हैं, कुछ उनकी ही पार्टी के लोगों को हो सकता है बात बेजा लगी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत की है और बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं तो कहता हूं वो प्रेरक बनी है, और हर राजनीतिक दल के कैडर को अपने नेता को सच बताना चाहिए, क्योंकि जो कैडर होते हैं वो जमीनी स्तर पर ज्यादा रहते हैं, उनका जनता के साथ जुड़ाव ज्यादा रहता है, और जनता क्या सोच रही है ये हकीकत वो सबसे अधिक जानते हैं। लेकिन उनको ये बताना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि नेता सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन ये बात मैं बड़े नेताओं से कहना चाहूंगा कि अपने कैडरों को सम्मान दीजिए, और वो जो आपको
जमीनी हकीकत की बात बता रहे हैं, उस पर विचार कीजिए, क्योंकि नींव की ईंट केडर है। आप तो कंगूरे हो जो इमारत बन जाती है उस पर दिखते हो। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक दल, परस्पर विरोधी विचारों के राजनीतिक दल एक दूसरे की अच्छी बातों का स्वागत करें। ये अगर सियासत में अगर इस तरह की शालीनता आती है तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होगा। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए होता है, उन शब्दों से हर कोई बचेगा। विरोध शालीनता से भी किया जा सकता है, मिठास के साथ भी तंज कसा जा सकता है। अखिलेश सिर्फ इसलिए नहीं हारे कि पारिवारिक जमीन थी। अखिलेश के हारने के कारण और हो सकते हैं। जिस तरह से पुलिस थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में चलते थे, यानी कानून व्यवस्था जिस तरह से लचर थी, जिस तरह से उस पार्टी के कैडर और नेता दबंगई कर रहे थे, जनता ने उसका जवाब दिया है। सत्ता आने का अर्थ अहम नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जो कहा कि सत्ता का अर्थ आपको सेवा का मौका मिला है, आप उसका सुख भोगने का प्रयास मत कीजिए, आप इसे सेवा के अवसर के रूप में देखिए। अखिलेश इसलिए भी हारे, अब ये तंज हो सकता है। उन्होंने गुजरात के गधों पर तंज कसा और गधों ने उनको श्रापित कर दिया। ऐसी दुर्लत्ती मारी कि संख्या कहां से कहां तक आ गई और मोदी जी को उनका वरदान मिल गया, क्योंकि मोदी जी ने उन गधों के बारे में ये कहा कि ये वो हैं जो इतना बोझ उठाते हैं, इतना श्रम करते हैं, इतनी वफादारी निभाते हैं। क्या अर्थ था गुजरात के गधों का उत्तर प्रदेश की राजनीति से? जब कभी हम सीमा का अतिक्रमण करते हैं तब उसकी सजा मिलती है। बहुत सारे फैक्टर रहे होंगे, लेकिन ये जो शब्दावली थी, इसका विपरीत असर अखिलेश यादव को मिला है। एक बात है, माफी चाहते हुए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से, अखिलेश यादव जी से थोड़ी सी मजाक कर लेता हूं कि चुनाव परिणाम आने के बाद में मुलायम सिंह का फोन अखिलेश यादव के पास आया। बोला, बबुआ। फोन उठाया अखिलेश ने, बोला, हाँ पिताजी। उधर से आवाज आई, बबुआ साइकिल किसी है। अब अखिलेश क्या जवाब देते? उनसे कुछ बोला नहीं गया। वो समझ रहे थे कि पिता सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने यह नहीं पूछा कि बेटा तू कैसा है, उन्होंने पूछा साइकिल कैसी है, क्योंकि जंग साइकिल की थी ना। साइकिल बीच में आ गई थी, परिवार के बीच में, और सब दावेदारी कर रहे थे कि साइकिल मेरी है, जबकि बात थी साइकिल समाजवाद के नाम की है। लेकिन जब परिवार में समाजवाद नहीं रहा, परिवारवाद हो गया, तब उस समाजवाद की उस साइकिल का इतना बुरा हाल हो गया।
जब अखिलेश ने कोई जवाब नहीं दिया, तब मुलायम ने कहा, बेटा तेरे बाजुओं में दम है और मेरे पास अनुभव है। बेटा साइकिल सिर्फ बाजुओं के दम से नहीं चलती, साइकिल अनुभव से टिकती है। अगर उस वक्त ये साइकिल तूने मुझसे छीन कर नहीं ली होती, तो बेटा आज ये साइकिल उत्तर प्रदेश की सड़क पर चल रही होती। लेकिन बेटा तूने अपने बाजुओं के दम से अपने बाप से साइकिल छीन ली, और उसके बाद में मोदी ने उस साइकिल के एक एक पुर्जे को तहस नहस कर दिया। बच्चा अब साइकिल नहीं रही, साइकिल नहीं रही। लेकिन बेटा अब घर लौटा, अब आ जाओ सब एक साथ। अरे जिसके लिए लड़े थे, जब वो ही नहीं रही, तो फिर हमारे बीच में लड़ाई किस बात की? इस साइकिल की वजह से हम अलग हुए थे ना बेटा। मोदी ने वो साइकिल छीन ली। मैं मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि साइकिल से ज्यादा अहम कीमती परिवार है। इसलिए कहता हूं बेटा, अब बबुआ घर लौटा, अब घर लौटा, लौटा बबुआ। एक बाप का संदेश था बेटे के नाम, जो बेटे को बुला रहा था। मुझे नहीं मालूम कि बबुआ बाप के पास जाएगा या नहीं, लेकिन ये तो सच है कि चुनाव परिणाम आने से पहले बबुआ बुआ के पास जा रहा था। ये देखिए, रिश्तों पर सियासत कितनी भारी पड़ती है। जिस बाप ने पार्टी बनाई, जिस बाप ने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ाई, उस बाप को बेटा भूल गया। लेकिन वो बुआ याद रही, जो कभी आंखों में खटकती थी, लेकिन कुर्सी के लिए बुआ के दरवाजे पर जाने में बबुआ नहीं हिचकिचाया। ये अलग बात है कि उतने नंबर ही नहीं आए कि बबुआ बुआ पप्पू सब मिलकर के भी और भी एक दो दल को मिला लेते, तब भी कुछ नहीं कर सकते थे। सियासत नसीहत भी देती है, और नसीहत यही है कि सियासत में रिश्तों को दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये सियासत है ही ऐसी, कुर्सी के लिए सारे रिश्ते दांव पर। मुझे लगता है अब कुछ बदलाव आना चाहिए। हम एक अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी कल्पना, अच्छे सपने सजा सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं कि जो कुर्सी के लिए दूर हुए हों, जो साइकिल की बपोती के लिए दूर हुए हों, वो अब करीब आ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि मोदी जी को इसके लिए मुलायम सिंह जी शुक्रिया कह सकते हैं, आभार ज्ञापित कर सकते हैं, क्योंकि जिस की वजह से लड़ाई थी, मोदी जी ने उस वजह को ही मिटा दिया। साइकिल के अस्थि पंजर को इस तरह से छत विछत कर दिया कि अब साइकिल जुड़ ही नहीं पा रही, और साइकिल के उस रूप को देख करके कोई उसको लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में साइकिल
किधर जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी ये अलग बात है, लेकिन हाँ, बाप के पास बेटा चला जाए, बेटे के पास बाप आ जाए, उससे उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी जीत है कि चुनाव हारने के बाद अगर दिल के रिश्ते जीत जाए तो वो जीत बड़ी है। लेकिन ये बात वो समझ सकते हैं जिनके लिए कुर्सी और रिश्तों के बीच में अगर चुनना हो तो जो रिश्ते चुन सकते हैं वे लोग इस बात को समझ सकते हैं। अन्यथा जिनको मोहब्बत कुर्सी से है वो जिंदगी की आखिरी सांस तक और किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। कुर्सी के लिए ही मोहब्बत करते हैं और कुर्सी के लिए ही बगावत करते हैं। उनके अपने उसूल, उनकी अपनी वफादारी ये कुछ नहीं होती। और अब मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता से कि जो लोग वफादार नहीं होते उन लोगों को आपका मत नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। अब लग रहा है कि जनता अपना मिजाज बदल रही है। अब लग रहा है कि जनता अपना अंदाज बदल रही है और अब मुझे लगता है कि सियासत को बदलना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि नेताओं को सुधरना पड़ेगा। अब मुझे लगता है अब मेरा देश ये जाति पंथ धर्म संप्रदाय की तमाम जो बैरिकेड्स थे, जो एक अवरोधक थे, उनको तोड़ करके आगे बढ़ रहा है। अब ये देश गरीब की झोंपड़ी तक जाएगा, युवाओं के सपनों तक जाएगा, महिलाओं के सम्मान तक जाएगा, एक नए विश्वास तक जाएगा। हम सब 125 करोड़ देशवासी प्यार और सद्भाव के रंग में रंगे रहेंगे, उस डोर में जुड़े रहेंगे। आज होली के दिन अगर कुछ बनता है तो बस यही कहने को बनता है कि हमारे बीच में प्यार रहे। इस देश की अनेकता में एकता की संस्कृति के विविध रंगों का सैलाब रहे, अबीर रहे, गुलाल रहे, सारे रंगों का एक साथ मिलाप रहे। हमारे देश की संस्कृति तभी समृद्ध होती है और तभी हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत हिंदुस्तान दिखता है। अनेकता में एकता के रंग से रंगा हुआ हिंदुस्तान दिखता है। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। एक बात मैं आपसे कह दूं कि गोवा में मनोहर पर्रिकर जी शपथ ले रहे हैं, शायद कर लेंगे। ज्योतिष में मैंने 3 प्रेडिक्शन किए थे। एक तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब में आपकी सरकार नहीं आएगी, तीसरा जो प्रेडिक्शन था मेरा, मैं आपको मजबूत मान रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने एक बात कही थी, सवाल आपसे था तो मेरा यह था कि अगर पहली पार्टी जिसको मैं आप मान रहा था, अगर उसके पास अधिक सीटें आई लेकिन बहुमत तक वो नहीं गई, तब वो पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। उसके अपोजिशन में जो पार्टी रहेगी वो सरकार बना लेगी। मेरी ये प्रेडिक्शन, जिसका पहला भाग गलत हुआ है लेकिन दूसरा भाग आश्चर्यजनक ढंग से सही हुआ है।
आप देखिएगा कि कांग्रेस के पास अधिक सीटें, वो सरकार नहीं बना पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कम सीटें, दूसरी विपक्ष, उन्होंने सरकार बनाने की बात कर ली है। मनोहर पर्रिकर जी बहुत जल्दी शपथ लेने वाले हैं। तो ये ज्योतिष के प्रेडिक्शन काफी हद तक सफल हुए हैं और आप लोगों ने प्यार दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी लोगों ने अपने कमेंट्स में, यूट्यूब में मुझे बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भूल चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती है, लेकिन वही मोदी जी की बात, गलत इरादे के साथ गलती नहीं होगी। मुझे उनका ये वाक्य बहुत प्यारा लगा है। जानबूझकर गलती नहीं होगी, गलत इरादे के साथ गलती नहीं होगी, और गलती होगी पता चलेगा, उसमें सुधार किया जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, बहुत बहुत आभार। क्या करूं दोस्त, फिर 31 मिनट का हो गया, लेकिन आप सुनते हैं इसीलिए मैं बोलता हूं। ये प्यार जारी रखिएगा, फिर मिलूंगा नई बात के साथ। नमस्कार।